अब ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, ये सब है बेसिक क्लास का टॉपिक जो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो आप बिल्कुल समझ लो बीच में से आए हो एकदम से, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं समझ में आएंगी आज, लेकिन कल की क्लास के बाद मंडे की क्लास से सारा समझ में आने लगेगा। सही है। तो मैं कह रहा हूं एक कंडक्टिंग स्फेयर है, उस पर चार्ज कितना है। देखो ये मैंने चार्ज बना दिया, क्वेश्चन में चार्ज दिया नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस होती है, ये 2.4 मीटर है, कितना है, ठीक है, सेंटर से टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। और सुन लो, ये क्या चीज दी हुई है 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो बताएंगे, जो बच्चे पुराने लेक्चर लिए हुए हैं उनको पता है। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, कितनी तरह की, या तो चार्ज एक लाइन में होगा, या चार्ज किसमें होगा, एक लाइन में, या चार्ज एरिया पे होगा, किसमें होगा, या चार्ज वॉल्यूम में होगा। तीन तरह से चार्ज को बांटा जा सकता है, या तो जैसे मैं कहूं एक तार के ऊपर चार्ज है, वायर पे चार्ज है, तो चार्ज कैसा होगा, लाइन में ही तो होगा, वहां बात होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब मान लो एक प्लेट के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज कैसा होगा, एरिया में ही तो होगा, तो उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और या फिर चार्ज किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ चार्ज किस पर है, बॉल के या स्फेयर के सरफेस पर ही तो है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सही है। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़ा चुके हैं पीछे, इसका सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है, तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर, ये सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं पहला पॉइंट क्या पूछा है, कौन बोल रहा है, मत बोलो भाई, सुन लो केवल। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर, कह रहे हैं इस पर स्फेयर पर चार्ज बताइए कितना है, मतलब चार्ज का सिंबल क्या होता है बताइए, ये पूछा है आपसे, सिग्मा दिया है और पहले पॉइंट में क्यों पूछा है, कोई बता सकता है कैसे करेंगे, सिग्मा दिया है और क्यों पूछा है, कैसे करेंगे, सिंपल है यार, जिसको सिग्मा का फॉर्मूला याद है उसके लिए बहुत आसान है। कोई है सिग्मा का फॉर्मूला याद है, आप बताओ, नंदिनी, नंदिनी सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है, सुहानी आप बताओ सिग्मा का फॉर्मूला, सुहानी खाते नहीं खोलने हैं, फॉर्मूला बताना है। हाँ, डी क्यू वाला नहीं, क्यू वाला, क्यू अपॉन में ए, देखो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, चार्ज अपॉन एरिया, भाई एरिया पे ही तो चार्ज है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन, जब वायर पे चार्ज होता तो क्या फॉर्मूला लगाता मैं, चार्ज अपॉन लेंथ, वायर की लेंथ ही तो होती है, और वॉल्यूम पे चार्ज होता तो क्या लगाता मैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, बस इतना करना होता है। तो क्योंकि हमारा सरफेस पे चार्ज है तो सिग्मा का फॉर्मूला पीछे लिखवाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है पीछे, मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा कल की क्लास में। तो चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा, एरिया। हमें बताइए क्या पूछा है हमसे, चार्ज ही तो पूछा है, हमें सिग्मा तो दिया हुआ है, दिया हुआ है सिग्मा, लेकिन सिग्मा में एक प्रॉब्लम है, देखो माइक्रो कुलाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम माइक्रो कुलाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, हमें पता है एक माइक्रो कुलाम में कितने कुलाम होते हैं, मैंने बताया हुआ है जब भी माइक्रो कुलाम आए इतने से मल्टीप्लाई करा दो, 10⁻⁻⁶ से क्या करा दो, तो करा दे मल्टीप्लाई, इसको अभी हटा देते हैं यहां से, सिग्मा की अच्छी सही वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू बताइए 80 इंटू 10⁻, अब ठीक है, अब ये कुलाम बन गया, हमेशा वैल्यू कुलाम में ही लिखनी है वरना आंसर गलत आ जाएगा। सही है, तो बताओ मुझे यहां से क्या निकालना है, क्यू, तो क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, जो डिवाइड में होता है वो कहां चला जाता है, तो सिग्मा मल्टीप्लाई में। सही है यहां तक, अभी एक टास्क और है आपके पास, एरिया कौन बताएगा, इसका एरिया कौन बताएगा, Q इज इक्वल टू बताइए सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 80 इंटू 10⁻। सही है, एरिया कितना है क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया, तो कौन बताएगा कि गोले के सरफेस का एरिया कितना होता है, स्फेयर के सरफेस का एरिया, बिल्कुल सही, 4 पाई
यही होता है। ये सरफेस एरिया है स्फेयर का, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने एरिया यूज करना है। क्या करना है? क्यों वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि चार्ज केवल एरिया पे है। चार्ज केवल किस पर है? आगे देखो, आर क्या होता है? रेडियस। हमारे पास क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर का आधा ही तो रेडियस होती है। तो रेडियस अगर पूछूंगा तो कितनी होगी बताना। अगर 2.4 डायामीटर है तो 1.2 रेडियस हो गई ना। डायरेक्ट लिख लिया मैंने। सही है। इसको यहां पुट कर देते हैं आर की जगह। तो पूरे हमारे पास एक कैलकुलेशन का सवाल बन जाएगा। 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3 पॉइंट या 22/7 भी लगा सकते हैं आप। और आर की वैल्यू कितनी है? और उसका भी क्या करना है? इसको सॉल्व करके बता सकते हो? जल्दी से 5 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो जल्दी। नोट कर लो और फिर इसको सॉल्व करके बताओ। हाँ, तो जब मैंने इसको 3 बार आगे चलाया ना, 1 2 3, तो 3 पावर मैंने कम कर दी। जब पॉइंट आगे चलता है तो प्लस में आती है पावर। -6 में +3 करोगे -3 बचेगा। चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, तो कूलाम में आंसर लिख दो अब आप अपना। जल्दी नोट कर लो कूलाम में। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट करो। देखो सेकंड पॉइंट कितना आसान बोल रहे हैं, देखना जरा, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल, अरे सुन लो, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सब पीछे पढ़ाया हुआ है गार्गी, ठीक है, अभी आपके लिए बिल्कुल नया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सेकंड पॉइंट में। क्या फॉर्मूला होता है बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? देखो जिन्होंने पढ़ रखा है वो बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला फाई ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में, सही है। उन्होंने सेकंड पॉइंट में फ्लक्स इसलिए पूछा है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आप चार्ज निकाल चुके हो। देखो क्यू की वैल्यू अब आपको पता है, सही है। और एप्सिलॉन नॉट तो दुनिया जानती है, तो रख दो वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या है बताइए? 1.44 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दो आंसर। आ गया आंसर? पॉइंट से पॉइंट कट कर दो और इसको इससे डिवाइड करो, इसको पावर को ठीक करके आंसर बता दो जल्दी। 1.2 या 1.3 नहीं आना चाहिए, 1.6 ही रहे बस, आगे चाहे 2 हो जाए 3 हो जाए उसके। सही कर लिया। तो ये हमने फ्लक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लिए हैं अभी। ठीक है, अभी और भी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल आगे के करेंगे हम। बढ़ जाए भाई। कर लिया नोट? अरे नोट हो गया, आगे बढ़ जाऊं? सुहानी, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पीछे वाले बच्चे बोल बहुत रहे हैं भाई। देखो एक बात सुन लो मेरी, जब मैं बोला करूं मेरी आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पहला रूल ये समझ लो, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और मुझे डिस्टर्ब होगा वो अलग से। मुझे और तेज बोलना पड़ेगा, और तेज बोलना पड़ेगा, ज्यादा तेज में बोल नहीं सकता। मैं फिर स्पीकर बंद कर दूंगा, वही वाला जहां से आवाज आ रही होगी, ध्यान रखना। तो हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और इस पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो।
अब ये जो मैंने हेडिंग लिखी है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, सही है। हाँ, लेकिन मतलब क्या है इसका सुन लो। जो गॉस का नियम तुमने पढ़ा, गॉस का नियम तो पढ़ लिया ना सबने, उस गॉस के नियम का यूज क्या है वो हमें पढ़ना है। ये हमने क्यों पढ़ा है, इसका यूज क्या है, ठीक है। 6 यूज है टोटल। कितने यूज हैं? 6 में से एक यूज 100% हर साल एग्जाम में आता है, 6 में से एक आएगा। और वो भी मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, किसमें से आ सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 6 एप्लीकेशन है टोटल, मतलब हम गॉस के नियम का 6 जगह यूज कर सकते हैं। जो हमने गॉस का नियम पढ़ा है, क्या होता है गॉस का नियम बताना। गॉस का नियम अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय, ये गॉस का नियम है। इस फॉर्मूले का यूज 6 जगह करना है। और एक आर्टिकल, ये आर्टिकल बन गए अब आपके 6, एक आर्टिकल एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके 6 आर्टिकल पढ़ेंगे टोटल। पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, और वो समझ लो बस। क्योंकि मैं हर आर्टिकल में सेम पैटर्न यूज करूंगा, जो एक में होगा वही छठे वाले में होगा, सब में सेम चीज यूज होगी। आप अलग अलग मत समझे उनको, क्योंकि सब में एक ही चीज यूज होने वाली है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि पैटर्न कैसे यूज करना है। ऐसे लिख लेना आप, पैटर्न, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये तरीका है आर्टिकल करने का। क्या करोगे आप सबसे पहले, चाहे कुछ भी दिया हो तुम्हें, सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे। क्या निकालोगे? और फ्लक्स जो निकालोगे आप, वो निकालोगे जनरल मेथड से। कौन से मेथड से? गॉस का नियम यूज नहीं करना। पहले जो फ्लक्स निकालना है वो किससे निकालना है, ये स्टेप 1 है आपका। मैं स्टेप बता रहा हूं, 6 के 6 आर्टिकल सारे इसी स्टेप से हो जाएंगे, सही है। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे कौन से मेथड से, जनरल मेथड। उसके बाद अगर आप एक बार जनरल मेथड से फ्लक्स निकाल लेते हैं, 1 के बाद 2 आता है, सॉरी, एक बार अगर जनरल मेथड से फ्लक्स निकल जाएगा, फिर सेकंड मेथड आपको लगाना है, फिर से फ्लक्स निकालना है। लेकिन वो किससे निकालना है, फिर कौन से लॉ से निकालना है? पहला स्टेप फ्लक्स निकालो जनरल मेथड, जो फॉर्मूला बताया है। सेकंड स्टेप गॉस लॉ से फ्लक्स निकालो। अब मुझे बताओ, क्या गॉस लॉ का आंसर और जनरल मेथड का आंसर अलग अलग आते हैं, सेम आते हैं? तो तीसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, दोनों फ्लक्स को आपको क्या रखना है बताइए, इक्वल में रखना है। दोनों फ्लक्स के जो भी आंसर होंगे उनको क्या रखना है, इक्वल में रखना है। आपसे जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी उसका आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। समझ गए क्या करना है? पहला स्टेप जनरल मेथड से फ्लक्स, दूसरा स्टेप गॉस लॉ से फ्लक्स, और तीसरा स्टेप दोनों फ्लक्स को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करते ही आपका आर्टिकल खत्म होगा। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को याद कर लोगे तो रटना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये पैटर्न लिख लो पहले आप, फिर मैं एक एक करके एप्लीकेशन कराता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, पहला एप्लीकेशन क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर। कोई तार है, वायर मतलब तार होता है, कह रहे हैं अनंत लंबाई के चालक तार के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, लेकिन गॉस का नियम का यूज करना है हमें, ठीक है। कैसे बताएंगे देखो, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ऐसे करके एक वायर है पूरा सीधा सीधा, थोड़ा सा वायर की हम थिकनेस दिखा रहे हैं ताकि चार्ज दिखा सके उसके ऊपर। ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, अनंत, इनफाइनाइट लेंथ है, पता नहीं कितनी लेंथ है ना। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा ये, और ऐसे नीचे भी चलता जा रहा है। ऐसा कोई वायर है, इसकी लेंथ कुछ हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है इस पे, प्लस क्यू, ठीक है। अब जहां पे चार्ज होता है, ये चार्ज जहां पे आ जाता है उसके चारों तरफ बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था तार के ऊपर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, ध्यान की, अगर ये वायर है इसके ऊपर चार्ज है तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस तार के ऐसे चारों तरफ बनेगी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, समझ रहे हो ना, चक्र बन जाएगा एक। ऊपर आओगे थोड़ा तो उधर भी बनेगा, सही है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी कि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे ऐसी नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, वायर है ना, वायर पे चार्ज है तो वायर पे चार्ज ऐसा होगा, इधर 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 हर डायरेक्शन में, ऐसे गोल 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 गोल। हाँ, अगर ये चार्ज ऐसे होता,
मान लो ये बॉल होती और बॉल के ऊपर चार्ज होता, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती, इधर भी इधर भी इधर भी इधर 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 हर डायरेक्शन में। लेकिन ये बॉल थोड़ी है, ये तो क्या है, वायर है। तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी हर डायरेक्शन। समझ गए? तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये वायर है और वायर से आप क्या करिए, आप आर डिस्टेंस दूर चले जाइए। कितनी दूर, आर डिस्टेंस दूर, आपको एक पॉइंट मिलेगा क्या, हमने कहा मिलेगा ये एक पॉइंट। तो कह रहा है इस वाले पॉइंट पर, इसको पी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी वायर की वजह से। भाई वायर है, वायर पे चार्ज है, चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसमें किसी लोहे की चीज को लाते हो अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इस वाले पॉइंट पर क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आर्टिकल? लिखो थ्योरी पहले थोड़ी सी लिखिए। लेट अस कंसीडर, let us consider let us consider a wire, let us consider a wire of infinite length, let us consider a wire of infinite length, let q charge is present on the wire, let q charge is present on the wire। ठीक है, आगे लिखिए। at the distance small r, at the distance small r from the wire, at the distance small r from the wire, there is a point p, there is a point p at which we have to calculate electric field, at which we have to calculate electric field। डायग्राम बना लीजिए, हिंदी में लिखिए। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर, ये डायग्राम बना लो, इधर वाला बनाना है, वो वाला नहीं बनाना, ठीक है। जिस पर Q आवेश स्थित है, Q प्लस Q आवेश स्थित है। तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, तार से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें। हाँ, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ये वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कुछ होता है क्या, इनफाइनाइट मतलब कितनी, अनंत मतलब क्या, अनंत लंबाई का कोई तार देखा है आपने, अब सीधा हो गया ना। अनंत लंबाई का कोई तार देखा है, अनंत लंबाई का मतलब होता है लॉन्ग लेंथ का वायर है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो बहुत बड़ी है। मतलब छोटा तार नहीं है, बड़ा तार है। बड़े तार को फिजिक्स में अनंत बोल देते हैं। यहाँ अनंत का मतलब वो मैथ वाला अनंत नहीं है कि जो खत्म ही ना हो, ऐसा तार, ऐसा तार होता ही नहीं है रियल लाइफ में कि जो खत्म ही ना हो, कहीं ना कहीं तो खत्म हो ही जाएगा। क्यों, वही सुहानी बात सही नहीं हमारी,
भाई यहां से अमेरिका तक भी तार डालोगे तो अमेरिका में तो खत्म होगा नहीं होगा। तो अनंत लंबाई का यहां पर मतलब है लंबे तार के निकट। कैसे तार के निकट? लंबे तार। तो हम सुन लो, यहां पे तार की लंबाई को हम मान के चल रहे हैं एल, और एल जो है वो बहुत ज्यादा है, एल टेंस टू इनफाइनाइट कह सकते हैं, बहुत लंबा तार है। मैंने तार की लंबाई को एल मान लिया, बस यही बताया, ठीक है। आज सुन लो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम्हें मैंने क्या पैटर्न, अभी क्या पैटर्न बताया, ये पैटर्न याद रखना। सबसे पहले क्या करना है? जनरल मेथड से फ्लक्स निकालना है। फिर दोनों फ्लक्स को क्या कर देना है? अब तुम कह रहे हो भैया फ्लक्स निकाल रहे हो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। मैंने जो बोला उतना करो फिलहाल। जैसे ही तुम इक्वल रखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगी। आप तो फ्लक्स निकाल के चलो, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। जैसे ही फ्लक्स निकाल के इक्वल रखोगे, आपको दिखेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। कर ले इसको अब हम। अब मुझे एक बात बताओ, आपको गॉस लॉ लगाना है क्या? यहां पे क्या लिखा है सेकंड स्टेप में? गॉस लॉ। क्या गॉस लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो ओपन सरफेस के लिए लगता है, क्लोज सरफेस के लिए? ये पॉइंट पी ओपन सरफेस में, क्लोज सरफेस में है? ये तो ओपन है, और चार्ज भी देखो ओपन ही है, चार्ज कोई बंद तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा पंडित जी? बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए क्या खींचना पड़ेगा? क्या खींचना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस, जो अपने पास से जो मानते हैं हम। अब मुझे कोई बता सकता है कैसा गॉसियन सरफेस खींचेगा? ये तुमने भगा के मेरे ऊपर में से है। हाँ, कैसा गॉसियन सरफेस खींचेगा बताइए। ऐसा इसके वायर के लिए गॉसियन सरफेस खिंचवाया था क्या हमने? याद है? कैसा था? सिलेंडर कहां है इसमें? ये ये यही है क्या सिलेंडर? चेक करो, यही है। सही खींचा है? सही है? ऐसे खींचेगा क्या? सही है। हाँ, गॉसियन सरफेस का जब मैंने बताया था, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां से कटना चाहिए। अभी मैंने छोटा बनाया है, इसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा। और सुन लो, जितना डिस्टेंस यहां से रखोगे उतना ही डिस्टेंस, तो काफी खाते पीते घर का बेलन बनेगा ये, ठीक है। तो बनाओ इसको, देखो मतलब इसको मुझे यहां से बंद करना है ना पॉइंट, तो यहां तक बनेगा। थ्री पॉइंट कट होना चाहिए ना। अब इधर से इतना बनाया आपने, तो वायर जो है वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। वायर कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बनाया है। सही है। तो ये जो मैंने, सुन लो, ये जो मैंने खींचा है अपने पास से, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस खींच दिया मैंने। ये मैंने गॉसियन सरफेस खींच दिया, ठीक है। अब होशियार बच्चे फिर से दिमाग लगाएंगे। इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, इसकी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताई थी कि वायर पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? ऊपर को निकलती है क्या? ऐसे चारों तरफ ऐसी तो निकलती है। मुझे बताओ, इस सिलेंडर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगी तो फ्लक्स बनेगा। इलेक्ट्रिक अंदर वायर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हर डायरेक्शन में। इधर सिलेंडर रखा हुआ है, कटेगी, सिलेंडर को काटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स बनेगा। बनेगा। क्या सारे सरफेस से फ्लक्स बनेगा, या एक ही सरफेस या दो ही सरफेस फ्लक्स बनाएंगे? चेक करो, ये तार है, ये चारों तरफ से सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, कौन सा सरफेस फ्लक्स बनाएगा? बता सकते हो आप? पहले बताओ कितने सरफेस दिख रहे हैं तुम्हें यहां पे? कितने हैं? एक तो ऊपर है सर्कल, एक ऊपर क्या है? इसको मैं मान रहा हूं सरफेस नंबर 1। सर्कल को क्या मान रहे हैं हम? सरफेस नंबर, ये सरफेस नंबर 1 ऊपर का सर्कल। एक नीचे भी तो सर्कल है, इसको मान रहे हैं सरफेस नंबर, और एक बीच में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस जिसको कहते हैं, वो है, इसको हम मान रहे हैं सरफेस नंबर 3। अब क्वेश्चन ये है, पहले आप डायरेक्ट बताइए, ऐसे ही बिना कैलकुलेट करे, कैलकुलेट करके तो पता चल जाएगा, बिना कैलकुलेट करे बताओ कि कौन सा सरफेस फ्लक्स बनाएगा।
फ्लक्स वही सरफेस बनाता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कट के निकलती है। टच करके निकलेगी तो फ्लक्स नहीं बनेगा। आप चेक करके बताओ कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कट करके निकलेगी। क्या फर्स्ट वाला सरफेस फ्लक्स बनाएगा? बताइए अंश, फर्स्ट वाला सरफेस फ्लक्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। सेकंड वाला? नहीं बनाएगा। थर्ड? फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं बना रहे सोनम? क्योंकि ये टच करके निकलेंगी, कट करके। भाई कट करके तो ये वाला सर, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके चारों तरफ, उसी से कट करके निकलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 हर डायरेक्शन में है। जैसे चक्र होता है, जैसे विष्णु भगवान का चक्र होता है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गया ना? अरे समझ गया, ठीक। लेकिन मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि पहले से जीरो है और सेकंड से जीरो है। ऐसे नहीं मानेंगे कि जीरो 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 कह दिया। हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा। पहले सुन लो, पहले सुनो। जो टोटल फ्लक्स है, जो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, टोटल फ्लक्स, वो किस किस से बनेगा? अभी मैं मान के चलता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ले लेते हैं। बाद में जब तुम कैलकुलेट करोगे फर्स्ट का और सेकंड का, जीरो आ जाएगा, अपने आप जीरो आ जाएगा। देखते हैं कैसा आएगा। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? पहले सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरे सरफेस का फ्लक्स प्लस तीसरे सरफेस का फ्लक्स। यही तो तीन ही तो सरफेस है, तीनों का फ्लक्स टोटल सरफेस, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये फ्लक्स निकालने कैसे हैं? जनरल मेथड से। ठीक है, बताइए क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, पहले सरफेस का फ्लक्स, यहां एक लिख देता हूं, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, कौन से सरफेस का? यही तो फॉर्मूला है। तीसरे के लिए बताइए, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, कौन से सरफेस का? लिख सकते हैं, मैंने तीनों के लिए जनरल मेथड का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, बताइए। यहां पे थीटा की वैल्यू निकालते हैं पहले सरफेस के लिए। थीटा क्या होता है? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। मुझे बताओ, यहां पे एरिया की डायरेक्ट, मैंने मान लो यहां पे एक छोटा सा एरिया कट कर लिया, यहां पे छोटा सा एरिया कट कर लिया। डायरेक्शन एरिया की किधर होगी? एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर किधर? आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ही तो होगी। अरे ऊपर सर्कल है, तो एरिया किधर होगा? ऊपर ही तो होगा। तो इस वाले पॉइंट पे एरिया किधर है हमारा? ऊपर है। एरिया ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर से आ रही होगी, इधर ही तो जा रही होगी। अरे ऐसी तो जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? एरिया। कितना एंगल है दोनों के बीच? 90। कितना एंगल है? सेम यहां बनेगा। यहां बताओ, एरिया मैंने ये बना दिया, एरिया की डायरेक्शन इस बार किधर आएगी? नीचे, आउटवर्ड होती है ना, तो ये आ गया डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो है, ये। तो अभी भी एंगल कितना आया? यानी पहला सरफेस और सेकंड सरफेस 90 एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? देखना, रखो। फर्स्ट ई डी ए कॉस, कितना एंगल है? सही है। और थर्ड वाले को लिख रहा हूं डायरेक्ट, में सेकंड वाले की भी जगह छोड़ दी है। रखिए, रुक जाओ, थर्ड वाला यहां पे लिखूंगा अभी। थर्ड वाले का क्या है बताइए? ई डी ए कॉस, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 91 होता है। आप बताओ कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, और ये पूरी वैल्यू भी क्या हो गई? इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट सरफेस से और सेकंड सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। देखो मैथमेटिकली भी 0 आ गया। बचा कौन सा? अच्छा, उल्टा उल्टा कर दिया क्या मैंने? अरे आप बता ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी मुझे। हमने थर्ड यहां ले रखा है ना, तो ये सेकंड है। ये कौन सा है? कोई बात नहीं, तो ठीक कर लेते हैं इसमें तो, हमारे पास तो। अच्छा, बहुत जल्दी बोल गए।
चलो थर्ड वाला हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यही है ई डी ए कॉस। थर्ड वाले का एंगल कौन बताएगा? ये कर्व्ड वाला जो सरफेस है ये कितना एंगल बना रहा है? 0 पक्का? कैसे? ये वायर है, ये सरफेस होगा, हाँ ठीक है। अब बताओ, अगर मैंने यहां एरिया लिया तो एरिया की डायरेक्शन इधर, और इधर ही कौन आ रही होगी? उसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इधर ही। मान लो मैं यहां एरिया ले लूं, तो एरिया की डायरेक्शन इधर, प्रिया की तरफ, और प्रिया की तरफ ही क्या आ रही है? तो जब दोनों सेम डायरेक्शन, कहीं भी ले लो आप एरिया, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, तो हम कहेंगे इसके बीच वाले सरफेस के लिए थीटा कितना है? 0। एक करके दिखा दो, एक करके दिखा दो। यहां पे ले लो आप क्या, एरिया, तो एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इधर ही तो क्या आ रही है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही आ रही है। तो क्या कोई एंगल बन पाया दोनों के बीच? तो थीटा कितना हुआ? तो इसके लिए कॉस क्या हो जाएगा बताइए? जगह थोड़ी सी मैंने, तंगी हो गई जगह की थोड़ी सी। अरे ये तो इसके साथ ही चलेगा क्या? ओहो, थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है हमारे पास। अब ठीक है, बताइए कितना हो गया ये कॉस, कॉस कॉस 0। अब कॉस 0 की खास बात यह है कि वन हो जाता है, मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये बचा बस। तो मैंने पहले कह दिया था थर्ड वाले सरफेस से 0 नहीं आएगा। समझ गए? ठीक। अब देखिए इधर, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर आया? अभी रुकिए जरा, इधर देखिए, ये तो 0 इसको नहीं लिखूंगा, ये भी 0 इसको नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब थर्ड मत लिखो, क्या लिखो डायरेक्ट? ई डी ए कॉस 0 1 हो गया, कॉस 0। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन केवल कांस्टेंट का नहीं होता, तो अंदर क्या बचा?